नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 3 तस्वीरें। किसान आंदोलन का 71वां दिन है। सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और अपनी रणनीति के तहत किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। जबकि किसानों के तेवर और 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हिंसा और उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार भी सतर्क हो चुकी है। किसानों के 6 जनवरी को होने वाले देशव्यापी चक्का जाम को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। इस बैठक में किसानों के चक्का जाम को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ और तीसरी तस्वीर किसानों को लेकर जारी राजनीति की है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर में थी, जहां पर उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान ट्रैक्टर हादसे में जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। छब्बीस जनवरी के बाद से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी यानी कि शनिवार को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों का ये चक्का जाम 3 घंटे का होगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को राजधानी दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ लेंगे, हाँ लेंगे। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, उनके कील बो रहे थे। शामली में शुक्रवार को होने वाली महापंचायत को लेकर आरएलडी और शामली जिला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय लोकदल को भैंसवाल गांव में महापंचायत के आयोजन की मंजूरी नहीं दी है। प्रशासन ने महापंचायत में भीड़ इकट्ठा होने पर टकराव और उग्र प्रदर्शन की आशंका जताते हुए आरएलडी के जिला अध्यक्ष को महापंचायत के आयोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरएलडी ने बिना मंजूरी के ही महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है और बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को महापंचायत में शामिल होने के लिए बुलावा भेज दिया। इसके बाद शामली प्रशासन और आरएलडी में टकराव के हालात पैदा हो गए। प्रशासन का काम है, हमारा काम था उनको अनुमति देने का, मांगने का, इसलिए कि हमारा प्रोग्राम तय हो गया था कि 5 तारीख को हम भैंसवाल गांव में खेल मैदान में बिजली घर के पास इस महापंचायत करने जा रहे थे। लेकिन प्रशासन हमारे साथ सहयोग पूरा कर रहा था। कल शाम से पहले एसडीएम मौके पर मेरे साथ गए थे, सीओ थाना भवन, तमाम लोगों ने वहाँ स्थल का निरीक्षण किया था। लेकिन अचानक रात ही मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि वो हमारी जो परमिशन मांगी तो निरस्त कर दिया। और 26 जनवरी को दिल्ली में उपद्रव में मारे गए किसान की अंतिम अरदास में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। प्रियंका गांधी मृतक के रामपुर जिले के डिबडीवा गांव पहुंची, जहां पर उनके साथ कांग्रेस नेताओं का पूरा काफिला था और इस दौरान नवरीत को प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। रामपुर में मेरे साथ प्रियंका गांधी है, कांग्रेस महासचिव। यहाँ पर आप नवरीत के परिवार से मिली, क्या आपने उनको संवेदना व्यक्त की और आप क्या मांग करेंगी, क्योंकि मृत्यु को लेकर के उनके सवाल खड़े हो रहे हैं? उनके सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको एक न्यायिक जांच चाहिए और मैं उनका पूरा समर्थन कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है मैम, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बाड़बंदी हुई 26 जनवरी को जो घटना हुई और सरकार का जो रवैया है, क्या आप उस पर कहेंगे? देखिए, ये किसान है, देशवासी है अपना, उसके लिए इतनी फोर्स क्यों? क्या कर रहा है? कौन सा आतंक फैला रहा है? चुपचाप से तो बैठा है, 2.5 महीनों से बैठा है ना, तो उससे मिल क्यों नहीं सकते? बात क्यों नहीं कर सकते? सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ सकते? सिंपल चीज है। जो 3 कानून हैं उनको वापस लीजिए। उन कानूनों से किसान की कमर टूटी जा रही है। आपने कल ही पढ़ा होगा शायद, उत्तर प्रदेश में एक किसान ने 40 क्विंटल गोभी ऐसे ही फेंक दी। 1 रुपए किलो में उसको मिल रहा था, खरीद रहे थे उससे। ये स्थिति है। स्थिति ये है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। स्थिति ये है कि वहाँ पे अगर संघर्ष नहीं है, अगर जेन्युइन नहीं है, अगर सचमुच ये किसानों का संघर्ष नहीं है, तो आप बताइए
किसमें इतनी क्षमता है कि 2.5 महीनों के लिए इतने लाखों लोगों को वहां पे बिठा के रखे? किसान जो बैठे हैं उनको एक सेक्शन जो है वो आतंकी तक कह रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ, जो सीमा पर जवान खड़ा होता है वो कौन है? वो किसान का बेटा है। इनको आतंकी कहना, किसान को आतंकी कहना, अपने देशवासियों को ऐसा कहना एक बहुत बड़ा पाप है। ये पाप आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मीडिया भी ऐसे कह रही है। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि जो जवान होते हैं वो भी किसान के बेटे होते हैं। उन्होंने कहा कि नवरीत की मौत पर सवाल जो उठ रहे हैं उस पर एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। और प्रियंका गांधी के इस दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मोहसिन रजा ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। पहुंच रही है किसान मुद्दों और छोड़िए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर धन्यवाद। रामपुर पहुंच रही है किसान मुद्दों और छोड़िए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर धन्यवाद। रामपुर पहुंच रही है किसान मुद्दों और छोड़िए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर धन्यवाद। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे, जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए। आज आप झूठी संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले हैं। जब आज देश में किसान संपन्न हो रहा है, आदरणीय मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में किसान सहायता राशि सीधे उनके खातों में जा रही है, आपके बिचौलियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं। आज आप गली गली घूम रही हैं, सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और किसान भाइयों को जिनको आप गुमराह कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। और धीरे धीरे आप लोगों की कलई सामने आ रही है प्रदेश और देश की जनता के, कि कांग्रेस आज भी किसानों को ही कंधों पर बंदूक चलाने के लिए अपनी रोटी सेकना चाहती है। कोरोना वैक्सीनेशन का यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। कोविड वैक्सीन के टीकाकरण में यूपी नंबर 1 साबित हुआ है। 5,42,000 कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा चुका है। तो वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है और कोविड वैक्सीनेशन के मामले में 5,42,000 कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाकर यूपी नंबर 1 है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अनुभव, किस तरीके का डेटा आ रहा है, आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में तो ये चुनौती बनी है कि कैसे वॉरियर्स को हम लाकर टीका लगा दें, भ्रम इतना है। देखिए, बिल्कुल लगातार उत्तर प्रदेश जो है कोरोना वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। और अगर हम देश की बात करें तो तकरीबन 45 लाख से ज्यादा जो हेल्थ वर्कर्स है उनको टीका लगाया गया है, और उसमें यूपी का सबसे ज्यादा योगदान है। दोपहर तक तो 5,42,000 थे, लेकिन अब शाम होते होते ये संख्या 5,50,000 यानी 5.5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। यानी 1/9 हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में ही वैक्सीनेशन का हुआ है। और आप ये सोचिए कि वैक्सीनेशन अभी यूपी में हम कहें तो 100% नहीं है, कहीं 60% है, कई जिलों में 70% है। उसके बावजूद यूपी नंबर 1 पर है, और कोशिश सरकार की ये है कि इसे 100% किया जाए। और जब ये फिगर सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये आंकड़े और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए टीकाकरण का अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर 5,42,000 लोगों को टीका लग चुका है। वाराणसी में आज 39 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीरू मिश्र ने टीका लगवाया। उनका कहना था कि वो आगे आम जनता को टीकाकरण के लिए जागरूक करेंगी। वहीं प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत कल से होगी। दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। और दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है जहां पर 23,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाना है। इनमें से करीब 2,300 लोगों को कल टीका लगेगा। टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। चौरी चौरा समारोह के मद्देनजर सीएम योगी शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। यहां पर सीएम ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और चौरी चौरा के शहीदों को नमन किया। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पर शहीदों की याद में दीपदान किया। वही कार्यक्रम में बैंड की मनमोहक प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया।
गोरखपुर सहित पूरे यूपी में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आगाज हुआ और 6 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, बरेली और आगरा। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। दूसरी तस्वीर मेरठ की, जो क्रांति का एक बड़ा केंद्र बना था। बरेली की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। वाराणसी और आगरा की तस्वीरें। तो चौरी चौरा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और भव्य कार्यक्रम किए गए, शहीदों को याद किया गया। आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आगाज हुआ और उस दौरान पीएम मोदी ने शहीदों को नमन करते हुए डाक टिकट जारी किया। तो सीएम योगी ने कहा कि देश के वीरों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। ये चौरी चौरा की धरती है, वीरों की, रणबांकुरों की, देश को आजाद कराने वाले आजादी के दीवानों की धरती है, जिन्हें ना तो तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत की हनक हड़का पाई और न ही उनकी गोलियां डिगा पाई, डरा पाई। उल्टे आजादी के ये दीवाने जिधर निकल पड़ते, अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलने लगती थी। दरअसल ये घटना एक प्रतिक्रिया थी, जहां महात्मा गांधी की अगुवाई में देश भर में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 3 सत्याग्रही शहीद हो गए। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस घटना का असर इतना व्यापक और असरदार था कि महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। लेकिन आजादी के इस अहम घटनाक्रम और चौरी चौरा के उन क्रांतिवीरों को शायद वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तभी तो चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया था। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है, वो प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खुद गोरखपुर की धरती पर मौजूद और इसे लेकर उन्होंने जो कहा वो काबिले गौर है। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। वैसे चौरी चौरा की घटना के बाद बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने कई लोगों को फांसी की सजा दी, लेकिन ये क्रूरता क्रांति की मशाल को ठंडा करने के बजाय और सुलगा बैठी थी। बहरहाल माना जा सकता है कि योगी सरकार ने चौरी चौरा कांड की याद में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर इसे न सिर्फ यादगार बनाया है, बल्कि उन क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी डीपी बदली। सीएम कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर 15 घंटे के लिए चौरी चौरा का लोगो लगाया गया। सीएम ने अपनी डीपी हटाकर चौरी चौरा के लोगों को अपनी डीपी बनाई थी। देखिए तस्वीर, सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें जो चौरी चौरा का लोगो है उसे 15 घंटे के लिए मुख्यमंत्री ने लगाया और अपनी तस्वीर हटा दी थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर दायर एक याचिका पर अपना निर्देश सुनाया है। यूपी सरकार को 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण करने को कहा गया है और इसके अलावा 30 अप्रैल तक प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराने और 15 मई तक सभी पंचायतों के गठन का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव भी करवाने के आदेश दिए हैं। विनोद उपाध्याय नाम के शख्स ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 5 साल के अंदर चुनाव प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243E का उल्लंघन बताया था, जिस पर सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोविड संकट के चलते समय पर चुनाव न करवाने का
हवाला दिया था। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी नाम की 2 महिलाओं ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है, जिसमें धन्नीपुर में 29 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ को विवादित बताया है। दोनों महिलाओं ने आवंटित जमीन में से 5 एकड़ पर अपना दावा किया और इस याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई हो सकती है। महिलाओं ने कहा कि मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ की जमीन के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पास एक मुकदमा विचाराधीन है। याचिका में कहा गया है कि बंटवारे के समय उनके माता पिता पाकिस्तान के पंजाब से आए थे और अयोध्या में बस गए थे। बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्सनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली और उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 1560 रुपए में 5 साल के लिए धन्नीपुर परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया था। जमीन जो है 29 एकड़ में जमीन मिली है और जिसमें से 5 एकड़ जमीन जो है इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए दे दी है। जैसे न्यूज़ चैनल में पता लगा, हम सुबह डीएम साहब से मुलाकात की और डीएम साहब से हमने बोला कि साहब ये ज़मीन हमारी है। मेरे को देखते ही, क्योंकि रात की न्यूज़ चल गई थी, तो वो आगू बुलाओगे, उन्हें एसओसी साहब को भी ये बोला कि इनका मुकदमा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और खारिज किया जाए। तमाम फैजाबाद से इनके मुकदमे खारिज किए जाए जो आज अयोध्या बन चुका है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर मस्जिद के लिए कोई ज़मीन देनी है वो दूसरी ज़मीन दी जाए। इस ज़मीन पे पहले से ही विवाद चल रहा है, कोई दूसरी ज़मीन दी। और अब बात कब्र खोदकर शव चोरी की उस घटना की जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि इंसान अगर कब्र में भी सुरक्षित नहीं है तो कहां होगा, क्योंकि हापुड़ में कब्र खोदकर शवों के सिर निकालने की घटना से हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोग इसके पीछे तंत्र मंत्र की बात बता रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ इंसान को न जीते जी शांति है और न मरने के बाद, क्योंकि हापुड़ में इंसान कब्र में भी सुरक्षित नहीं है। जहां कब्रिस्तान में 4 कब्र खुदी हुई मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जो कब्र खुदी हुई मिली उनमें 2 महिला शवों के सिर गायब हैं। ये पूरी घटना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के डोहरी कब्रिस्तान की है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए कब्र खोदी गई और तंत्र मंत्र के लिए ही महिला शवों के सिर निकाले गए। वहीं लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज थाना पिलखुआ क्षेत्र के ग्राम डूहरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां जो स्थित कब्रिस्तान की कुछ कब्र खुदी हुई हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इंसान कब्र में भी सुरक्षित नहीं है तो कहां होगा, क्योंकि शांति की खोज में इंसान पता नहीं क्या क्या करता है और जब कहीं शांति नहीं मिलती तो इंसान ये कहने से नहीं चूकता कि मरने के बाद तो शांति मिल ही जाएगी। लेकिन कब्र चोरी की इस घटना ने कहीं न कहीं इसे भी गलत साबित कर दिया है। हापुड़ से प्रदीप भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। लखनऊ जंक्शन से दिल्ली जंक्शन के बीच एक बार फिर से हाई स्पीड कॉर्पोरेट तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में तेजस एक्सप्रेस का संचालन बंद कर दिया गया था। अब 14 फरवरी से तेजस एक्सप्रेस फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। शताब्दी एक्सप्रेस के किराए के लगभग ही किराया खर्च कर यात्री तेजस में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। रेलवे अधिकारियों ने उन्नाव के पक्षी विहार में मीटिंग कर ट्रेन के दोबारा 14 फरवरी से संचालन पर मुहर लगाई है। हम इस तेजस ट्रेन को दोबारा से 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर जो पहले की तरह सुविधा होती थी वही मिलेगी सुविधा। और गाड़ी हफ्ते में 4 दिन चलाई जाएगी, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार। 4 दिन ये गाड़ी चलेगी और 3 दिन तक ये इसका रेस्ट रहेगा। ये हमने निर्णय लिया है ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ऑन द न्यू दिल्ली एंड लखनऊ सेक्टर।
उसके अलावा ये गाड़ी के टाइमिंग है वो पुराने टाइमिंग ही रहेंगे, सेम रहेंगे। सुबह 6:10 पे लखनऊ से चलेगी, 12:25 पे नई दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली से ये गाड़ी शाम को 3:35 पे चलेगी और लखनऊ 10 बजे पहुंच जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।